वो भारत की एक बड़ी ही मतलब दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ कथकली नर्तक का चेहरा है, जिसके रंग कुछ अनकहे नियम बताते हैं। दूसरी तरफ कबड्डी का मैदान है, जहां हर रेड के अपने लिखे हुए नियम हैं। और फिर है हमारा संविधान, जो पूरे देश के लिए नियम तय करता है। बिल्कुल, आज हम इन्हीं लिखे हुए और अनकहे नियमों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत कला के उन अनकहे नियमों से करते हैं, जो मंच पर बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। कथकली का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में वो भारी भरकम मेकअप और चेहरे के हाव भाव आते हैं। ये कमाल की बात है कि बिना एक शब्द बोले पूरी कहानी कह दी जाती है। और वो मेकअप सिर्फ सजावट नहीं है, वो अपने आप में एक भाषा है, एक कोड है। कलाकारों के लिए 5 मुख्य तरह के श्रृंगार या वेशम होते हैं। जैसे पाचा यानी हरा रंग, जो दिव्य और गुणी किरदारों जैसे नायकों के लिए होता है। फिर है कत्ती, जिसका मतलब छुरी होता है। इसमें हरे रंग के साथ गालों पर लाल रंग से छुरी जैसी आकृति बनाई जाती है, जो राजसी अहंकार और बुराई का प्रतीक है। अरे वाह! मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही कलाकार का चेहरा आपको बता देता है कि कौन हीरो है और कौन विलेन। ये तो एक तरह का विजुअल कोड है, जो दर्शकों के मन में पात्र का एक मनोवैज्ञानिक खाका तैयार कर देता है। एकदम सही। इसी तरह कारी यानी काला रंग राक्षसी किरदारों के लिए, मिनुक्कू यानी चमकदार नारंगी रंग सौम्य और आध्यात्मिक किरदारों के लिए, और थड़ी यानी दाढ़ी जो अलग अलग रंगों की होती है, वो अलग अलग तरह के किरदारों को दर्शाती है। और ये सारी कहानियां रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों से ली जाती हैं, तो दर्शक इन कोड से आसानी से जुड़ जाते हैं। अब अगर कथक कली से उत्तर भारत की ओर आए, तो कथक का जिक्र होता है। इसका दूसरा नाम नटवरी भी है, और ये कथाकारों यानी कहानी सुनाने वालों की कला से विकसित हुआ। इस पर मुगल परंपरा का असर साफ दिखता है, खासकर इसकी वेशभूषा अंगरखली में। और कथक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी घराना परंपरा। घराना सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि वो एक पूरी विचार प्रणाली है। नृत्य करने का एक खास अंदाज है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। जैसे लखनऊ घराना, जिसे ईश्वरी प्रसाद ने शुरू किया, वो अपनी नजाकत और भाव भंगिमाओं के लिए जाना जाता है। तो मतलब जयपुर घराने का अंदाज इससे अलग होगा। जिसके संस्थापक कान्हूजी महाराज माने जाते हैं। हाँ, जयपुर घराना अपनी लयकारी और मुश्किल फुटवर्क के लिए मशहूर है। इसी तरह बनारस घराने में जमीन से जुड़ाव ज्यादा है, और रायगढ़ घराने को राजा चक्रधर सिंह का संरक्षण मिला, जहां अलग-अलग घरानों की शैलियों का एक संगम देखने को मिलता है। ये घराने दिखाते हैं कि एक ही कला के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, हर एक का अपना नियम, अपना अनुशासन। जिस तरह नृत्य और संगीत में अनुशासन और नियम हैं, वैसे ही हमारे त्योहारों और उत्सवों में भी परंपराओं के कुछ नियम होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल, ये वो नियम है जो लिखे नहीं गए, पर समाज उन्हें निभाता है। जैसे गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्सव है। आसमान में हर तरफ पतंगे होती हैं, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का रूप ले लेता है। और गुजरात के त्योहारों की सूची तो काफी लंबी है। माधवपुर मेला है, जो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से जुड़ा है। फिर 26 दिनों का पैराग्लाइडिंग उत्सव भी है। ये त्योहार दिखाते हैं कि कैसे परंपरा, रोमांच और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं। अगर हम इन त्योहारों को एक बड़ी तस्वीर में देखें, तो एक पैटर्न नजर आता है। ज्यादातर त्योहार या तो मौसम बदलने से जुड़े हैं, या फिर फसल कटने से। जैसे उत्तराखंड का फूलदेही त्योहार, जो वसंत के आने का प्रतीक है। या हरेला, जो हरियाली और खेती से जुड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है। तो मतलब झारखंड का सरहुल त्योहार, जिसमें साल के पेड़ों की पूजा होती है, वो भी इसी प्रकृति से जुड़े होने का एक उदाहरण है। बिल्कुल। इसी तरह हिमाचल का हल्दा या कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल, ये सब प्रकृति के चक्र का जश्न मनाते हैं। और कुछ त्योहार ऐतिहासिक रूप से समुदायों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे दिल्ली का सैर ए गुल फरोशा, जिसे फूल वालों की सैर भी कहते हैं। इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी, और ये आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत मिसाल है। जिस तरह त्योहार समुदाय को एक साथ लाते हैं, ठीक उसी तरह खेल के मैदान भी हैं, जहां एकता और प्रतिस्पर्धा का एक अलग ही जश्न मनता है। चलिए अब खेलों के लिखे हुए नियमों की दुनिया में चलते हैं। और शुरुआत करते हैं कबड्डी से। ये खेल जितना देसी लगता है, उतना ही संगठित है। इसका पहला विश्व कप 2004 में मुंबई में हुआ, और उसी साल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी मुख्यालय की स्थापना हुई। इसके नियम भी बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, जैसे मैदान का आकार पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है,
और टीम में 7 खेलने वाले और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। लेकिन मुझे इसकी शब्दावली बहुत आकर्षित करती है, जैसे डू और डाई रेड। या ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये टीम के लिए एक आखिरी मौका होता है? एक तरह से हाँ। कबड्डी की नियम के मुताबिक अगर कोई रेडर लगातार 2 रेड में कोई पॉइंट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी तीसरी रेड डू और डाई रेड होती है। इसका मतलब है कि उसे उस रेड में पॉइंट लाना ही होगा, वरना वो खुद आउट हो जाएगा। यह नियम खेल को धीमा होने से रोकता है और रोमांच बनाए रखता है। यह एक ऐसा नियम है जो रणनीति को पूरी तरह बदल देता है। अब हॉकी की बात करते हैं। भारत का पहला हॉकी क्लब 1855 में कलकत्ता में बना था। ये वो दौर था जब क्रिकेट का दबदबा बढ़ रहा था। फिर हॉकी इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? इसकी एक वजह थी कि हॉकी को ब्रिटिश सेना ने भारत में लोकप्रिय बनाया और जल्द ही भारतीयों ने इस खेल को अपना लिया। हमारी प्राकृतिक फुर्ती और कलाइयों का जादू इस खेल के लिए एकदम सही था। इसी का नतीजा था कि हमने ओलंपिक में दबदबा बनाया और 1975 में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप भी जीता। उस टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। और इस खेल के तकनीकी नियम भी बहुत सटीक होते हैं, जैसे मैदान की चौड़ाई 55 मीटर या गेंद का वजन। क्या इन आंकड़ों का खेल पर कोई सीधा असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच ही क्यों? क्योंकि यही वो स्वीट स्पॉट है जो गेंद को ड्रैग फ्लिक के दौरान वो तेज रफ्तार और सटीकता देता है, जिसने आधुनिक हॉकी का चेहरा ही बदल दिया है। अगर गेंद हल्की या भारी हो तो खेल का पूरा डायनामिक्स बदल जाएगा। ये नियम ही खेल को निष्पक्ष और रोमांचक बनाते हैं। खेल के इन सटीक नियमों से अब उन शब्दों की ओर बढ़ते हैं जो या तो कहानियां कहते हैं या फिर पूरे देश के लिए नियम बनाते हैं। मैदान से पन्नों की ओर। और पन्नों की दुनिया में रस्किन बॉन्ड का नाम जरूर आता है। उनकी किताब ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स हो या द ब्लू अम्ब्रेला, उनकी कहानियां पहाड़ों की सादगी और इंसानी रिश्तों की गहराई को दिखाती हैं। वैसे ही आर के नारायण हैं, जिन्होंने मालगुडी डेज के जरिए एक काल्पनिक शहर को इतना असली बना दिया कि वो आज भी हमारे दिलों में बसता है। ये तो आधुनिक साहित्य की बात हुई, लेकिन हमारे स्रोतों में इतिहास की परतें भी खुलती हैं। खासकर दिल्ली सल्तनत काल की जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही या मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी जैसी किताबें उस दौर की राजनीति और समाज को समझने के लिए खिड़की की तरह हैं। और ये सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं है। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा हमें मुगल हरम के अंदर की दुनिया की एक झलक देता है, और कल्हण की राज तरंगिनी तो कश्मीर का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने की पहली बड़ी कोशिश मानी जाती है। ये किताबें उस समय के अलिखित सामाजिक नियमों और परंपराओं का दस्तावेज हैं। तो कहानियों और इतिहास के इन दस्तावेजों से अब हम उस सबसे बड़े दस्तावेज पर आते हैं जो आज हम पर शासन करता है, भारत का संविधान। और इसमें भी खासतौर पर नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। कहा जाता है कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। हाँ, ये संविधान के भाग 4 में है और एक तरह से देश के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह है। ये सरकार को बताते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इन सिद्धांतों को अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर संविधान में इनकी असल अहमियत क्या है? क्या ये सिर्फ एक नैतिक सुझाव बनकर रह जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, ये सच है, लेकिन ये सरकार के प्रदर्शन को मापने का एक पैमाना है। चुनाव के समय जनता सरकार से पूछ सकती है कि उन्होंने इन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए क्या किया। जैसे अनुच्छेद 39 है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। भले ही कोई इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट ना जा सके, पर ये एक लक्ष्य है जिसकी तरफ देश को बढ़ना है। और इन सिद्धांतों को अलग अलग विचारधाराओं में भी बांटा गया है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी। बिल्कुल। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को दर्शाता है। अनुच्छेद 38 और 39 जैसे सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं, जो समाजवादी विचारधारा है। और अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो एक उदारवादी सिद्धांत है। और अनुच्छेद 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, जो भारत की विदेश नीति की नींव है। तो अगर ये सिद्धांत राज्य के कर्तव्य हैं, तो फिर नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य होंगे। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य
यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है। हाँ, इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। दिलचस्प बात यह है कि समिति ने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य जोड़े और 11वां कर्तव्य जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, वो 2002 में 86वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये माना गया कि लोग अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं पर कर्तव्यों के बारे में नहीं? काफी हद तक यही सोच थी। आपातकाल के बाद ये महसूस किया गया कि नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना भी जरूरी है। इनमें से कुछ कर्तव्य तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, जैसे अनुच्छेद 51A(e) जो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं का सम्मान करने की बात करता है। और अनुच्छेद 51A(i) जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य बताता है। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारियां हैं। स्रोत में विजयनगर साम्राज्य का जिक्र है और खास तौर पर राजा कृष्णदेवराय का। सवाल यह है कि उनका संबंध किस वंश से था? कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? स्रोत बताता है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का एक क्रम था। पहले संगम, फिर सालुव, फिर ये तुलु वंश आया और आखिर में अराविडु। अच्छा, मतलब साम्राज्य एक ही रहा, लेकिन सत्ता संभालने वाले परिवार बदलते रहे। ये तो अपने आप में दिखाता है कि उस दौर में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि विजयनगर सिर्फ एक वंश का राज नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक सत्ता थी जो अंदरूनी बदलावों से गुजरते हुए भी मतलब करीब 300 साल तक टिकी रही। और कृष्णदेव राय इस दौर के शिखर माने जाते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नाम का एक महाकाव्य लिखा। अच्छा, इसीलिए उनके दौर को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। उन्होंने नागलपुर जैसा शहर भी बसाया और उनके दरबार के अष्टदिग्गज, जिनमें से एक नाम तो हम सब जानते हैं, तेनालीराम। हाँ वही तेनालीराम, अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर। तो देखिए, एक ही राजा के जिक्र से हमें उस दौर के वंश, राजनीति, साहित्य सबकी एक झलक मिल गई। विजयनगर से कहानी आगे बढ़ती है और मुगल काल में आती है। यहाँ बाबर के बारे में एक ऐसे युद्ध का जिक्र है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, सरे पुल का युद्ध। हाँ, पानीपत और खानवा तो सब जानते हैं, लेकिन ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत आने से पहले बाबर के संघर्ष की कहानी कहता है। इस युद्ध में उन्हें शैबानी खान ने बुरी तरह हराया था। शायद इसी हार ने उन्हें मध्य एशिया से ध्यान हटाकर भारत की ओर देखने पर मजबूर किया। और उनकी वंशावली भी तो कमाल की है, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। जी, मतलब दुनिया के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून उनकी रगों में था। और उनकी किताब बाबरनामा, वो भी कोई मामूली किताब नहीं है। स्रोत में लिखा है कि वो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये दिलचस्प है क्योंकि ज्यादातर लोग मुगल दरबार की भाषा फारसी को ही मानते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। बाबर की अपनी भाषा चगताई तुर्की थी। जहां तक भारत में उनके युद्धों की बात है, तो स्रोत में उनका एक क्रम दिया गया है जो बहुत जरूरी है। 1526 में पानीपत, फिर 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। ये सिर्फ लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, ये भारत में मुगल साम्राज्य की नींव के पत्थर हैं। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, उनकी कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। स्रोत में तुलादान नाम की एक प्रथा का जिक्र है जिसे हुमायूं ने शुरू किया था। ये क्या था? तुलादान एक शाही प्रथा थी। इसमें बादशाह को सोने, चांदी या दूसरी कीमती चीजों से तौला जाता था और फिर वो सारी दौलत गरीबों में दान कर दी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन हुमायूं का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। वो 1530 से 1540 तक बादशाह रहे, फिर उन्हें 15 साल के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। और यही कहानी में शेरशाह सूरी की एंट्री होती है। सही। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासनकाल सिर्फ 5 साल का था, पर उन्होंने जो सुधार किए, उनका असर आज तक दिखता है। स्रोत में पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था का जिक्र है। ये क्या था? सुनने में तो किसी जमीन के सौदे जैसा लगता है। आप काफी करीब हैं। ये भूमि प्रशासन की एक शानदार व्यवस्था थी। पट्टा सरकार की तरफ से किसान को दिया जाने वाला एक दस्तावेज था जिसमें जमीन और लगान का ब्यौरा होता था। और कबूलियत? कबूलियत किसान की तरफ से एक सहमति पत्र था कि वो ये लगान चुकाएगा।
इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया और किसान का सीधा रिश्ता राज्य से जोड़ दिया। ये तो उस जमाने के लिए क्रांतिकारी कदम था। निश्चित रूप से। और उनका चलाया चांदी का रुपया भी तो है, जो आज हमारे रुपए की बुनियाद है। शेरशाह ने जमीन को नापकर जो प्रशासन की नींव रखी, वो दिखाता है कि किसी भी सत्ता के लिए जमीन पर नियंत्रण कितना जरूरी है। और जमीन की बात हो ही रही है, तो चलिए भारत के भूगोल को देखते हैं। वाह, क्या बढ़िया तरीका है इतिहास को भूगोल से जोड़ने का। तो स्रोत में हिमालय के कुछ दर्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। ये दर्रे सिर्फ रास्ते तो है नहीं, इनका सामरिक महत्व भी तो बहुत होता होगा। बिल्कुल, ये साम्राज्यों की सीमाएं तय करते थे, व्यापार के रास्ते थे, सेनाओं के आने जाने का जरिया थे। स्रोत के मुताबिक सही क्रम है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का बॉमडिला, फिर सिक्किम का नाथुला, उसके बाद उत्तराखंड का लिपुलेख, और इन सब में सबसे पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का शिवकीला। स्रोत में और भी कई दर्रों के नाम हैं, जैसे बनिहाल, रोहतांग। इतने सारे नाम याद रखना तो मुश्किल है। कोई ऐसा खास तथ्य है जो इन्हें समझने में मदद करे? हाँ बिल्कुल, लिस्ट रटने की जगह उनके महत्व को समझते हैं। जैसे शिवकीला दर्रा सिर्फ हिमाचल को तिब्बत से नहीं जोड़ता, बल्कि सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में आती है। एग्जैक्टली। तो ये दर्रे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि नदियों के भी प्रवेश द्वार हैं। इसी तरह नाथुला दर्रा, वो तो भारत चीन व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सही। तो इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं, बल्कि देश की जीवन रेखाएं हैं। और इन पहाड़ों और दर्रों का असर तो मौसम पर भी पड़ता होगा। स्रोत में कुछ स्थानीय हवाओं और बारिश के बारे में एक सवाल है। इसमें काल बैसाखी का जोड़ा राजस्थान से बनाया गया है, जो कि गलत है। हाँ, वो तो बिल्कुल गलत है। काल बैसाखी का मतलब ही है वैशाख के महीने की तबाही। ये बंगाल और असम में आने वाला एक तेज तूफान है। इसका राजस्थान के रेगिस्तान से कोई लेना देना नहीं। जरा भी नहीं। स्रोत में जो सही जोड़े दिए गए हैं, वे भारत के मौसम की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। जैसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर। हाँ, ये केरला में मानसून से ठीक पहले होने वाली बारिश है, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। फिर उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली लू है। और कर्नाटक की मंजरी बुछारें भी हैं, जो कॉफी के बागानों में फूलों को खिलने में मदद करती हैं। ये सब दिखाता है कि भारत में बारिश सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हर इलाके की अपनी एक अलग लय है। मौसम और पानी की बात हो रही है तो जंगलों की बात भी कर लेते हैं। स्रोत में भारत के मैंग्रोव स्थलों का जिक्र है। ये मैंग्रोव होते क्या है और इतनी जरूरी क्यों है? मैंग्रोव एक तरह से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी में, यानी समुद्र तटों पर उगते हैं। ये जमीन और समुद्र के बीच की दीवार है, जो सुनामी और तूफानों से तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत जरूरी इकोसिस्टम है। बहुत ज्यादा। स्रोत के अनुसार कोरिंगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में है, वेमनाड केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में और विक्रोली महाराष्ट्र में। स्रोत में वन रिपोर्ट के कुछ आंकड़े भी हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप और मिजोरम आगे हैं। इन दो अलग अलग आंकड़ों का क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो कुल जंगल का एरिया ज्यादा होना स्वाभाविक है। लेकिन लक्षद्वीप एक छोटा सा द्वीप समूह है, जिसका 90% से ज्यादा हिस्सा जंगल है। अच्छा। और मिजोरम के भी लगभग 85% हिस्से पर जंगल है। तो ये प्रतिशत हमें बताता है कि उस राज्य की जमीन का कितना हिस्सा पर्यावरण के लिहाज से स्वस्थ है। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है। बिल्कुल। तो अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत में एक बहुत गहरा सवाल है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र में गिरावट क्यों आई? ये तो थोड़ा उल्टा लगता है। सुधारों से तो विकास होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। स्रोत के मुताबिक इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, निर्यात पर जोर। किसानों ने पारंपरिक अनाज की जगह नकदी फसलें उगाना शुरू कर दिया, मतलब वो फसलें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। और दूसरा कारण, कृषि में सरकारी निवेश की कमी। सरकार ने सिंचाई, बीज और तकनीक पर खर्च कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि खेती बड़े किसानों के लिए तो फायदेमंद हो गई, लेकिन छोटे किसान वो पिछड़ते चले गए। ये तो काफी जटिल मुद्दा है। चलिए अर्थव्यवस्था से ही जुड़े एक और दिलचस्प विषय पर आते हैं, हमारा रुपया। स्रोत में इसके प्रतीक चिन्ह रुपया के बारे में बताया गया है कि इसे 2010 में अपनाया गया था। हाँ, 2010 में, 2005 में नहीं। इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत थी एक वैश्विक पहचान की। डॉलर डॉलर, पाउंड पाउंड, येन येन की तरह भारत भी अपनी मुद्रा के लिए एक यूनिक सिंबल चाहता था। 2010 में डी उदय कुमार के डिजाइन को चुना गया।
इसमें देवनागरी का र और रोमन का आर दोनों मिले हुए हैं। जी, जो भारत की संस्कृति और उसके वैश्विक जुड़ाव दोनों को दिखाता है। स्रोत में भारतीय नोटों से जुड़े कुछ और मजेदार तथ्य भी हैं, जैसे 10,000 रुपए का नोट भी हुआ करता था। हाँ, 1938 में पहली बार जारी हुआ था, फिर 1946 में बंद हुआ, फिर दोबारा आया और 1978 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और एक और कमाल की बात, हमारे नोट पर कुल 17 भाषाएं होती है। सोचिए, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भारत की भाषाई विविधता का कितना बड़ा प्रतीक है। वाकई, अब पैसे की बात हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज की बात भी कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू किए। ये क्या होता है? हाँ, आसान शब्दों में ये भविष्य की कीमत पर सोना चांदी खरीदने बेचने का एक समझौता है। ये निवेशकों को कीमतों के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाता है। और BSE तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना? जी हाँ, 1875 में बना था। इसका मशहूर इंडेक्स सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ। इसके मुकाबले NSE तो काफी नया है, 1992 में बना। तो हमने इतिहास से शुरू करके भूगोल और अर्थव्यवस्था तक का सफर तय कर लिया। अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। चलिए। स्रोत में न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में एक सवाल है। इसकी परिभाषा काफी तकनीकी है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे एक क्रिकेट के उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई गेंद आपकी तरफ धीरे धीरे आ रही है तो उसे रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वही गेंद बहुत तेजी से आ रही है, मतलब उसका संवेग ज्यादा है, तो उसे रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही दूसरा नियम है, F=ma। जितना ज्यादा द्रव्यमान और त्वरण, उतना ही ज्यादा बल। और पहला नियम है जड़त्व का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सही। भौतिकी से अब रसायन विज्ञान की ओर। यहाँ आइसोबार या समभारिक के बारे में पूछा गया है। ये क्या होते हैं? नाम में ही इसका मतलब छुपा है। सम यानी समान और भारिक यानी भार। ये अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान तो एक जैसा होता है, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक अलग होता है। जी हाँ, स्रोत में इसका एक उदाहरण भी है, आर्गन और कैल्शियम। दोनों का द्रव्यमान 40 है, लेकिन आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम का 20। और इसी का उल्टा होते हैं आइसोटोप या समस्थानिक। हाँ, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है पर द्रव्यमान अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और अब आज की चर्चा का आखिरी सवाल, जो जीव विज्ञान से है। फाइकस रिलिजियोसा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? ये हम सब के देखे हुए पीपल के पेड़ का नाम है। रिलिजियोसा शब्द शायद इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत में इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। स्रोत में नीम का वैज्ञानिक नाम भी दिया है, अज़ेडिरेक्टा इंडिका। जी। तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य की राजनीति से लेकर न्यूटन के नियमों की भौतिकी तक और हिमालय के दर्रों से लेकर हमारे रुपए के चिन्ह तक की एक जबरदस्त यात्रा की। ये वाकई दिखाता है कि इस सामान्य ज्ञान के ये अलग अलग दिखने वाले टुकड़े असल में एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। बिल्कुल, हर तथ्य अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। और इन्हें जोड़ने से न सिर्फ परीक्षा में मदद मिलती है, बल्कि अपने देश और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी गहरा होता है। आज हमने पीपल और नीम के वैज्ञानिक नामों की बात की। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? स्रोत के आखिरी स्लाइड में एक सवाल पूछा गया है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस पर जरा सोचिए। हम हर रोज सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि इसका एक वैश्विक वैज्ञानिक नाम भी है? ये दिखाता है कि हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों के पीछे भी एक व्यवस्था, एक वर्गीकरण का सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम हमें प्रकृति को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सिस्टम हमें प्रकृति की अनगिनत चीजों को समझने और सहेजने में कैसे मदद करता है। यह एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।